नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ लेकर आए हैं जो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आधारित हैं, यानी कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम से संबंधित हैं। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक रहेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग और मुदालियर आयोग। तो दोस्तों, आज हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया था। ओके, जो कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग है। दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से अगर हम देखें तो 4 नवंबर 1948 राइट आंसर है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 25 अगस्त, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस डेट्स को, 25 अगस्त 1949 में प्रस्तुत की थी। ओके, तो ध्यान रहे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 4 नवंबर 1948 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन आयोग। इसको भारतीय शिक्षा व्यवस्था यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा संकाय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया। अब देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा संकाय, आई मीन टू से कि जो उसमें शिक्षक संकाय हैं, जो उसमें शिक्षक है, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। यानी एक तरीके से जो शिक्षक हैं उनको उनके प्रोफेशन को कैटेगराइज कर दिया गया था। ओके, तो 4 वो जो प्रोफेशन थे कौन कौन से थे? पहला है प्रोफेसर, दूसरा पाठक, तीसरा व्याख्याता और चौथा प्रशिक्षक। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर एंड ट्रेनर। ओके, तो ये 4 श्रेणियों में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा संकाय को बांटा गया था। तो 4 श्रेणियां इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट है। ओके, ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस आयोग को आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, किस आयोग को भारतीय आधुनिक शिक्षा की नींव कहा जाता है? देखिए दोस्तों, आयोग को आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव, देखिए किसको कहा जाएगा? ये है आपका राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, सार्जेंट आयोग और कोठारी आयोग। देखिए दोस्तों, मुदालियर आयोग को आधुनिक भारत के शिक्षा की नींव कहा जाता है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि किस आयोग को आधुनिक भारत के शिक्षा की नींव कहा जाता है। दोस्तों, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग के बारे में भी हम लोगों ने अपनी कई वीडियो में डिस्कस किया है। मुदालियर आयोग जो कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, 1952 को दोस्तों ये गठित किया गया था और 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला पहला आयोग है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि वह स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला पहला आयोग कौन है दोस्तों? राधाकृष्णन आयोग। तो राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ओके, ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राधाकृष्णन आयोग द्वारा स्व अध्ययन के लिए एक बार में कितना अवकाश सुनिश्चित किया गया था? देखिए दोस्तों, राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षण संकाय को लेकर कई अपने सुझाव दिए थे, ओके, या सिफारिशें की थी। तो उनमें उन्होंने बताया था कि जो शिक्षक हैं
यानी कि जो प्रोफेसर हैं या पाठक हैं, अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि हम लेते हैं ना जैसे शिक्षण के लिए हम अवकाश लेते हैं, ठीक है ना, तो वो उसके लिए एक बार में 1 साल तक का अवकाश ले सकते हैं और पूरे संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप रिसर्च करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 साल तक का अवकाश ले सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। और अगर आप पूरे सेवा काल की बात करें तो 3 साल का आप अवकाश ले सकते हैं। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, 1 साल का अवकाश ले सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू परीक्षण पद्धति को अपनाए जाने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाए जाने का जो सुझाव है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया था। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुदालियार आयोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा एमसीक्यू परीक्षण पद्धति को अपनाए जाने का सुझाव दिया गया था, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग मतलब कि कोठारी आयोग, ठीक है ना। तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑफ कोर्स कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। तो दौलत सिंह कोठारी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। 1964 में यह आयोग आया था और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो 1964 में आयोग आया था, 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ओके, तो इसको ध्यान में रखेंगे, कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दौलत सिंह कोठारी को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब नवाजा गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दौलत सिंह कोठारी को देखिए दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार से 1973 में नवाजा गया था। देखिए दोस्तों, दौलत सिंह कोठारी एक वैज्ञानिक थे, ओके, और इनको 1973 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। ओके, इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये 1961 में यूजीसी के अध्यक्ष भी थे। ओके, यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ये 1961 में अध्यक्ष बने थे और उसके बाद अगले 10 सालों तक ये उसके अध्यक्ष बने रहे थे। ओके, और इसके अलावा दौलत सिंह कोठारी, अभी हमने पढ़ा कि ये आपके कोठारी आयोग के भी अध्यक्ष थे, जिसको कि हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसके अलावा भी देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक कमेटी थी जो कि सिविल सर्विसेज से रिव्यू पर बनी थी, यानी कि जो सिविल सर्विसेज है उसका एग्जाम का पैटर्न कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस पर जो कमेटी थी वो 1974 में बनी थी, ठीक है ना। तो उसके भी ये अध्यक्ष बने थे। ओके, और उसके बाद जब इस कमेटी ने अपने सुझाव दिए जो कि अराउंड 1978 में दिए थे, तो 1979 में एक बदलाव आया था दोस्तों कि जो सिविल सर्विस सेवा है लाइक आईएएस आईपीएस अगर आपको बनना है तो पहले क्या होता था कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में दी जाती थी, उसके बाद इसमें जो हिंदी भाषाएं हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि आप किसी भी माध्यम में यानी अपने क्षेत्र की भाषा में भी सिविल सर्विस में अपीयर हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है दौलत सिंह कोठारी जी के बारे में, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, कभी हो सकता है कि इस पर बेस भी क्वेश्चन आ जाए। इसको कोई बात नहीं, इसको मैं अगले जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं इसको एमसीक्यू में डेफिनेटली इस फैक्ट को डालूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि दौलत सिंह कोठारी को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब नवाजा गया? कब नवाजा गया दोस्तों? 1973 में। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सायकालीन कक्षा हेतु सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? देखिए, सायकालीन जो आपकी इवनिंग क्लासेस होती हैं, यानी कि जब आपका जो कॉलेज का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो इवनिंग क्लासेस हैं उसका सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है राधाकृष्णन आयोग।
विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में, जैसे कि अगर आपको कोर्स पूरा कराना है तो आप इवनिंग क्लासेस भी चला सकते हैं। और लाइक सपोज करो कि अगर कोई कॉलेज कोई अगर नौकरी के संग संग आपका पढ़ना भी चाहता है, लाइक होता है ऐसा, जैसे सपोज करो कोई अगर जॉब में है, वो क्या कहते हैं, साथ में अगर वो कुछ ऐसे व्यावसायिक कोर्स करना चाहता है, लाइक पॉलिटेक्निक होता है या फिर या इंजीनियरिंग टाइप के जो कोर्स हैं जहाँ पर आपकी अटेंडेंस कंपलसरी होती है, ठीक है ना, जहाँ पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा नहीं ली जा सकती, तो वहाँ पर इवनिंग क्लासेस का प्रावधान किया जाता है। ओके, तो इस केसेस में जो सायकालीन कक्षा हेतु सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था, तो वो राधा कृष्णन आयोग द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो क्योंकि आप देखते हैं कि भाई जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं और या फिर तकनीकी जो पाठ्यक्रम होते हैं, आप उनको दूरस्थ शिक्षा की मदद से नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि भाई जो इग्नू है, उन्होंने दूरस्थ शिक्षा से पॉलिटेक्निक है, चाहे बीटेक है, इस टाइप के सब्जेक्ट को हटा दिया, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो उपस्थिति है वो अनिवार्य है। आप उसको घर में बैठे बैठे करस्पॉन्डेंस से नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों, या कैसे कोर्स हैं, प्रयोगात्मक कोर्सेज हैं। ओके, तो वहाँ पर आपका उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसी तरीके से जो राधा कृष्णन आयोग है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी सायकालीन कक्षा हेतु सुझाव दिया था उस समय के हिसाब से, ठीक है ना। तो सायकालीन कक्षा हेतु सुझाव किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? राधा कृष्णन आयोग द्वारा दिया गया। ओके ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो शिक्षकों के लिए बाइबल किस आयोग को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, शिक्षकों के लिए जो बाइबल है वो मुदालियर आयोग की रिपोर्ट को बोला जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा की हम कह सकते हैं उसके ढांचे में पुनर्गठन के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। 1952 में गठन किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ओके ओके दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? ठीक है ना। तो दोस्तों, इन्होंने 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वो थी 25 अगस्त 1949। 25 अगस्त 1949 को दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ था 4 नवंबर, अभी हमने डिस्कस किया था 4 नवंबर 1948 को। ओके, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 25 अगस्त 1949 को प्रस्तुत की थी। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कब बने थे। दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कब बने थे दोस्तों? 1961 में। ओके, अब यूजीसी की यहाँ पर बार बार बात हो रही है, तो अब आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे कि यूजीसी के गठन का प्रस्ताव किस आयोग के द्वारा दिया गया था। ओके, और यूजीसी का गठन अनौपचारिक तौर पे कब किया गया था, और यूजीसी को स्वायत्तता कब मिली थी। ठीक है ना। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इसके 3 आंसर हैं, तो आप तीनों के तीनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। ओके, ओके इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में संख्यात्मक अंक की बजाय सांकेतिक अंक देने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। देखिए दोस्तों, मुदालियर आयोग, फिर से यहां पर आपका आ गया मुदालियर आयोग, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाई जो संख्यात्मक अंक है उसकी बजाय आप क्या दो? सांकेतिक अंक दो। सांकेतिक अंक का मतलब ये होता है कि दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो क्योंकि जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उससे बच्चे हैं उन पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। लाइक सपोज करो, अगर आप ए से लेकर बी ग्रेड के बीच पे अगर आप स्टूडेंट हैं, तो उतना ज़्यादा दिखता नहीं है कि अगर आप सपोज करो आपकी ग्रेडिंग अगर आप कम भी है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों पे जैसे अंक की प्रणाली है दोस्तों, तो अंक में क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें दिखती हैं वेटेज में, ठीक है ना। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में आपका क्या होता है कि आपका उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई संख्यात्मक अंक की जगह पर आप ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करो। तो ये काफ़ी अच्छा सुझाव था। ये किसके द्वारा दिया गया था? मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया था। ओके, तो मुदालियर आयोग काफ़ी एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट आयोग है। ओके,
अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का वर्ष बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन वर्ष क्या था दोस्तों, ये था 1952। दोस्तों 1952 क्या 23 सितंबर 1952। ओके, तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो गठन वर्ष था वो था 23 सितंबर 1952। 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर क्या थे दोस्तों, मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। ओके, और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की थी ये भी मैं बता देता हूं, 1 अगस्त 1953 में। ओके, 1953 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें 15 अध्याय और 244 पृष्ठ थे। ओके, तो इसका कार्य क्या था दोस्तों, भारत की जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा है उसकी जांच करना और उसके पुनर्गठन पर रिपोर्ट देना। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसके बाद देखिए दोस्तों कोठारी आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग के गठन का आपने वर्ष बताना है, साथ में डेट भी बतानी है। तो देखिए दोस्तों कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था कि भाई 1964 को इसका गठन किया गया था। तो देखिए 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया गया। 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 29 जून, ओके, 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें कुल 223 प्रस्तुतियां थी। ओके, तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो डेट वाइज भी पूछ सकते हैं, ईयर वाइज तो आ ही सकता है, डेट वाइज भी आ सकता है, इसलिए हमने यहां पर इसको मेंशन किया। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्यों की कितनी संख्या थी। देखिए दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल सदस्य थे 10। ठीक है ना, 10 सदस्य थे इसमें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। ओके, अब समान विद्यालय व्यवस्था यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश किसके द्वारा की। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कॉमन स्कूल सिस्टम, समान विद्यालय व्यवस्था, इसकी सिफारिश दोस्तों कोठारी आयोग द्वारा की गई थी। कोठारी आयोग के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी हमने कितने बार इसका डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों समान विद्यालय व्यवस्था यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा की गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। कब, जब वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने। ओके, तो मद्रास विश्वविद्यालय के वो उपकुलपति थे। चलिए ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर पर अपनी भाषाओं में दी जाने की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई। अगेन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, या हम कह सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण सुझाव है। देखिए स्नातकोत्तर स्तर तक अगर कोई शिक्षा मातृभाषा में या अपनी भाषाओं में दी जाने की जो सिफारिश है वो फिर से कोठारी आयोग द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पर जो कोठारी आयोग है इसका मतलब है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा स्नातकोत्तर तक जो शिक्षा है वो अपनी भाषाओं में दी जाने की सिफारिश की गई थी। कॉमन स्कूल सिस्टम और स्नातकोत्तर स्तर की जो शिक्षा है वो अपनी भाषा में दी जाने की सिफारिश इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिफारिशों में से एक मानी जाती है। ओके, इसको आप ध्यान में रखें।
इसके बाद ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित करने की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई। देखिए दोस्तों माध्यमिक शिक्षा का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो ये ऑफ कोर्स किससे रिलेटेड होगा, मुदालियर एक्ट। देखिए मुदालियर आयोग ने दोस्तों माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित करने की सिफारिश की थी। उन्होंने बोला था कि भाई माध्यमिक शिक्षा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक हो गया आपका जूनियर माध्यमिक, ओके, यानी कि निम्न माध्यमिक, एक हो गया आपका उच्च माध्यमिक यानी उच्चतर माध्यमिक भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो जूनियर वाला था वो आपका कितना था, 3 साल का, ओके, 3 इयर्स, और जो उच्चतर माध्यमिक था वो आपका कितना था, 4 इयर्स का, ओके। तो 3 और 4 यानी टोटल आपका कितना हो गया, 7 वर्ष की, यानी 7 वर्ष की जो माध्यमिक शिक्षा है उसको 3 इयर्स और 4 इयर्स में बांट दिया था, ओके। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने और क्या सुझाव दिया था दोस्तों, इन्होंने कहा था कि भाई जो माध्यमिक जो आपका 12th है, 12th यानी आपका जो इंटरमीडिएट है उसको खत्म कर दिया जाए और 11th को 10th में जोड़ दो और 12th को किस में जोड़ दो, उच्च शिक्षा में जोड़ दो, ठीक है ना। इसके अलावा MCQ की अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली को भी अपनाया जाए और संख्यात्मक अंक के बजाय सांकेतिक अंक भी दिया जाए, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो काफी सारे जो सुझाव हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में डिवाइड किया। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर बताए थे दोस्तों। इसका आंसर है 7 भागों में, ठीक है ना। तो मुदालियर आयोग ने दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 7 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो वो जो 7 भाग हैं वो कौन कौन से थे, या फिर हम कह सकते हैं जो 7 समूह हैं वो कौन कौन से थे दोस्तों, भाषाएं, सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, फिर इसके बाद आएगा सामाजिक विषय और शिल्प और शारीरिक शिक्षा। तो इस तरह से 7, ये 7 के साथ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि भाई जो माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम है उसको इन्होंने 7 भागों में डिवाइड कर दिया था, ओके। इसके बाद अगला, केंद्र की तरह राज्यों में भी राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया। दोस्तों इसका आंसर है मुदालियर आयोग। देखिए दोस्तों मुदालियर आयोग द्वारा केंद्र की तरह, देखिए उस समय पे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड हुआ करता था, ठीक है ना। जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है उसी ने ही दोस्तों 1951 में कब किया था, देखिए फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर, 1951 में जो भारत सरकार है उसके समक्ष प्रस्ताव रखा था कि भाई माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो उसके बाद ही 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ, ठीक है ना। तो अब जो मुदालियर आयोग है इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने कहा कि भाई जैसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है तो ऐसी राज्यों में भी राजकीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण सिफारिश के अंतर्गत आता है, ओके। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला आयोग है। दोस्तों कोठारी आयोग वो पहला आयोग था जिसने समाज के बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया है अपनी वीडियो में, आप चाहें तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं कोठारी आयोग वाली। तो दोस्तों जो समाज में जितने भी बदलाव आ रहे थे तो उन्हीं को ध्यान में रखकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसीलिए जो कोठारी आयोग है इसको काफी महत्वपूर्ण आयोग भी माना जाता है, तो इसलिए कोठारी आयोग इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग में कुल कितनी संस्तुतियां थी। तो दोस्तों अब भी हमने डिस्कस किया था, इसमें टोटल 23 संस्तुतियां थी। इन्होंने 23 संस्तुतियां दी थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा था कॉमन स्कूल सिस्टम, इसके अलावा स्नातकोत्तर शिक्षा, ठीक है ना। स्नातकोत्तर शिक्षा में इन्होंने बोला कि भाई क्या दो, अपनी
मातृभाषा में, ठीक है ना, या स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए। वैसे तो इसका मातृभाषा आएगा, ठीक। और इसके बाद इन्होंने शिक्षा की संरचना में भी अपनी रिपोर्ट दी थी। इन्होंने पूर्व प्राथमिक वाला भी फंडा लेकर आए थे, ठीक है ना, कि भाई प्राथमिक शिक्षा से पहले भी 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो काफी इन्होंने भाषा से संबंधित भी इन्होंने काफी सारे सुझाव दिए थे। ओके, वित्त से संबंधित, प्रशासन से संबंधित सारी चीजें हमने दोस्तों डिस्कस की है कोठारी आयोग की वीडियो में, ठीक। तो आप चाहे तो वहां पर उसको देख सकते हैं। दोस्तों जब हम ऐसी डिटेल वीडियो देखते हैं उसके बाद ये MCQ सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ज़्यादातर मैंने दोस्तों देखा है कि अपनी वीडियो में ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं कि MCQ पर ज़्यादा वो फोकस करना चाह रहे हैं। दोस्तों मेरा यही मानना है कि MCQ तो आपके आत्मनिरीक्षण के लिए होते हैं। तो पहले ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान आपको किससे मिलेगा? जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप पहले डिटेल में पढ़िए, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। MCQ से आपको सिर्फ सूचनाओं का प्रदान हो सकता है दोस्तों, ज्ञान प्रदान नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ आप MCQ पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ज्ञान पाने के लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो आप चीजें पढ़ रहे हो, यानी आप जो भी आप मैटर पढ़ रहे हैं उसको आत्मसात करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले ज्ञान की प्राप्ति करिए, उसके बाद इस तरह के MCQ सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये लास्ट में आप मेरी तरफ से गुरु मंत्र समझ लीजिए, ठीक है ना। ये ज्यादातर जो MCQ है मैं ऑन डिमांड बना रहा हूं, ठीक। तो अब इसके बाद दोस्तों ये MCQ इस पर हो चुके हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए MCQ के संग और नए टॉपिक के संग भी, ठीक है ना। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।